Hello everyone, welcome to the Physicsaholic team and I am Hitesh Jain sir. Let's start the video and let's discuss the DPP number 4 of center of mass. So here we go. So as we know, Mr. Pratik Jain sir, right, leader of Physicsaholic team. And don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and also follow us on the Instagram. Join the link of Telegram channels, that is NEET and IIT both of the channels are there. All the links is given in the description. Let's begin with the DPP number 4, right? So let's just start the first question. The first question says the magnitude of vertical displacement of center of mass. What we have to find out the displacement of center of mass. हमें center of mass का displacement निकालना है जबकि उनका मास सेम है। अब देखो एक बात आप समझना, जैसे अपन ऐसा लिखते हैं, देखो आप लोगों को याद होगा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं m1r1 प्लस m2r2, अभी दो है तो दो ही लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा लिखते हैं हम लोग। अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं ना, तो या फिर सिर्फ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये चेंज इन सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, टाइम सब तरफ से कट जाता है। तो आपको आपने पढ़ा होगा ये DRCOM हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल रहा है इसको उठा दिया गया है, ये वाले बॉल को उठा दिया गया, बस यहां से यहां तक उठा दिया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी हैविंग टिल सिस्टम स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल, नहीं यहाँ था, ये फर्स्ट पोजीशन था, यहाँ से यहाँ ला करके छोड़ा गया। तो जो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना शिफ्ट हुआ होगा सिस्टम का, वो बताना है। तो जब ये वाला जब यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है तो वर्टिकल अपने को बताना, वर्टिकल शिफ्ट कितना हुआ है। तो सोचो ये जो है बेसिकली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हिल नहीं रहा है, ये फिक्स्ड है, ए फिक्स्ड है, और ये चीज है एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस बचा होगा पूरा, क्योंकि एल है तो जो डिस्टेंस बचा हुआ होगा वो होगा एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये डिस्प्लेसमेंट इस बी वाले बॉल का है, याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट इस बी वाले बॉल का है। तो अब मैं यहां पर अगर देखना चाहूं सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मुझे निकालना है, तो मैं लिखूंगा DRCOM इक्वल टू m1। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसका मास m है और इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, कुछ डिस्प्लेस हो रहेगा नहीं क्योंकि फिक्स्ड है, प्लस m2, इसका मास भी m है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट है मेरे दोस्तों, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है L इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात अपने को समझ में आ रही, डिवाइडेड बाय टोटल मास हमको करना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये y डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, पूरा y डायरेक्शन में, तो ये DRCOM को DYCOM बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट y डायरेक्शन भी बोल सकते हो। तो ये 2m हो जाएगा, तो अब यहाँ से ये 0 वाला तो हट जाएगा और ये mm मर जाएगा, तो L/2 1 माइनस कॉस थीटा वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि हमारे पास ग्रेविटी फ्री स्पेस है जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, याद रखना ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी होगा तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी है, आदमी के हाथ में एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल को u स्पीड से नीचे फेंक देता है, और ये जो बॉल है वो h हाइट पे थी शुरू में, ठीक है ना। आदमी का मास कैपिटल M है और बॉल का मास स्मॉल m है, ऐसा कुछ दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, अब क्या बोला, बॉल रीचेज द फ्लोर, जब इसको नीचे फेंक दिया गया ये फ्लोर पे रीच कर गया, यहाँ पर रीच कर गया। अब देखो यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ पर mg नहीं लग रहा है सिस्टम पे, देखो इस पे mg नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्यों आएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी जरूरत पड़ने पे आता है। तो ये इस पे कोई भार नहीं डाल रहा होगा इस प्लेटफॉर्म पे, इस पे तो ये प्लेटफॉर्म भी इस पे भार नहीं डाल रहा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, नेट फोर्स अगर 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी अभी फॉर्मूला बताया था, DRCOM इक्वल टू क्या बताया था, m1r1 dr1 प्लस क्या बताया था m2 dr2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी दो है करके दो ही लिख रहा हूँ, और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स नहीं होगा तो नेट एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं आने वाला है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आने वाला, सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ था वहीं पर ही रहने वाला है। इस तरीके से हम सोच करके इसको बनाएंगे। जब ये आदमी जब इसको नीचे फेंकेगा ना, तो स्पेस में जैसा होता था वैसे सोचो, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ये इसको नीचे फेंकेगा तो खुद ऊपर उड़ जाएगा, तो ये आदमी खुद ऊपर उड़ने लगेगा ऐसे। सपोज ये आदमी x ऊपर चला जाता है ऐसे, बॉल जब बॉल यहाँ पहुंचती है
तो ये आदमी x ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ से x ऊपर पहुंच जाता है। तो हमको यही बताना है, इसका फाइनल पोजीशन हमको यही बताना है कि आदमी जो है उसका हाइट कितना होगा फाइनली ग्राउंड से, h प्लस x की वैल्यू बतानी है हमको। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब सेंटर ऑफ मास को तो जहां पर था वहीं पर ही रहना है, सेंटर ऑफ मास शुरू में यही कहीं पे था तो यही कहीं पे ही रहना चाहता है, इसलिए आदमी ऊपर गया और ये नीचे गया। अब देखो डी आर सी ओ एम अगर जीरो हो गया तो ये M1 M2 भी जाकर के जीरो हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M1 DR1 माई प्लस M2 DR2 इक्वल टू जीरो। और थोड़ा सा और हम इस चीज को अगर देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं M1 DR1 इक्वल टू माइनस M2 DR2। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बस डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज करने वाले हैं, M1 DR1 बराबर M2 DR2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो एक पार्टिकल अगर आगे जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा, ताकि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर बना रहे। तो अब मैं इस चीज को लिखता हूँ, देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M1 है, M स्मॉल बॉल का लिख रहा हूँ, इंटू DR1 है, वो कितना नीचे गया, वो H नीचे गया, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूँ वो ऊपर जा रहा है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अलग डायरेक्शन में तो माइनस आ रहा है। बाकी M1 DR1 बराबर M2 DR2 लगा सकते हो आप डायरेक्ट। तो M2 की वैल्यू कैपिटल M है और DR2 वो कितना गया, वो x गया, ठीक है। अगर ये नीचे जाएगा तो वो x जाएगा, सच दैट कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे, वही सच समझ के हमने बनाया है। तो x की वैल्यू जाएगी स्मॉल h m डिवाइड बाय कैपिटल M, ये x की वैल्यू जाएगी। लेकिन हमको पूरा हाइट बताना है तो पूरा हाइट h प्लस x हो जाएगा। तो हम बोलेंगे h प्लस x की वैल्यू स्मॉल m बाय h डिवाइड बाय कैपिटल M। तो ये हो जाएगा बेसिकली h कॉमन निकल जाएगा तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखो h कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M बचेगा। चलो, तो आई होप कि समझ में आया होगा किस तरह से मैंने किया, ठीक है। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं। अ मैन 50 kg इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर, ठीक है। एक वैसे टाइप का क्वेश्चन है, आदमी है 10 मीटर ऊपर खड़ा है फ्लोर से, ऐसे, अच्छा, above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mouse downward with a speed of 2 meter per second. Stone reaches distance. ये तो सेम क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू डाल देना है आपको। पिछला जो सवाल था उसमें वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा यही वाला यार, ठीक है। तो h की क्या वैल्यू आई थी? h की वैल्यू आई थी, सॉरी, टोटल हाइट जो आया था वो आया था, टोटल हाइट अगर कैपिटल H लिख लूँ तो स्मॉल h 1 प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m, या फिर 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। 1 प्लस स्मॉल m की वैल्यू कितनी भाई? स्मॉल m की वैल्यू है 0.5, कैपिटल M की वैल्यू है 50, ठीक है। तो ये h की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर, तो 10 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 10 पॉइंट मेरे ख्याल से ये वाला आ जाएगा 1 मीटर। वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन था, मतलब बार बार वही वही क्या मतलब बनाने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विद पार्टिकल्स m1 masses m1 and m2 if the first mass is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance second particle be moved so that keep the center of mass at the same position। क्या बोल रहा है? सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पर रहना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। तो हम जानते हैं m1 dr1 बराबर क्या होना चाहिए? m2 dr2, हालांकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए। तो m1 की वैल्यू m1 है, dr1 मतलब पहले वाले को d चलाया, दूसरे m2 उसको कितना चलाएंगे वही पूछा है, मान लो उसको x चलाएंगे। तो m1 बाय m2 इंटू डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो ना, माइनस साइन यही बताता है कि दूसरी तरफ है, ठीक है। अब एक इधर जाएगा दूसरा उधर जाएगा तभी तो सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहेगा, है ना। चलो, 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg 20 kg आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। कहीं पे 10 kg रखा था, कहीं पे 20 kg रखा था, ठीक है। लो क्या बोला जा रहा है? इफ 10 kg इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय 2 सेंटीमीटर, 10 kg को सपोज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर था, चलो ये COM था इनका, ठीक है। 20 kg के थोड़ा पास पास होगा तो थोड़ा इसलिए इधर कर दिया। अब 10 kg को 2 सेंटीमीटर मूव करवा दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर 10 kg को। By what distance should second mass be moved to keep the position at the अनचेंज्ड? सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड है, तो देखो अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर चला है तो इसको ना
इसको इधर कितना चलना चाहिए, देखो इसको इधर चलना पड़ेगा। अगर ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर अगर इधर खिसका है तो इसको इधर खिसकना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहे ना। नहीं तो सिर्फ ये 10 सेंटीमीटर तक खिसक जाता तो सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाता। तो हमको 20 सेंटीमीटर 20 kg वाले को भी इधर खिसकाना है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो वही लगेगा, m1 dr1 बराबर m2 dr2, सिंपल सा। तो m1 की वैल्यू है 10, dr1 है 2, m2 की वैल्यू है 20, dr2 निकालनी है तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 ब्लॉक्स 10 kg और 30 kg आर प्लेस्ड अलोंग अ वर्टिकल लाइन। 10 kg और 30 kg वर्टिकल लाइन के अलोंग प्लेस्ड है, एक 10 kg का है और एक 30 kg का है, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है इफ द फर्स्ट 10 kg इज राइज्ड बाय से ये 7 सेंटीमीटर ऊपर गया, ठीक है। और बाय व्हाट डिस्टेंस शुड सेकंड पास, इसको कितना नीचे भेजें, मतलब इसको किधर भेजे बोल रहा है, मूव्ड। हम इसको कितना मूव करें, 30 kg को कितना मूव करें, 30 kg को कितना मूव करें, किधर भी मूव कर सकते हो आप, ऊपर नीचे वो भी निकल जाएगा। ऊपर मूव करना चाहिए कि नीचे, अगर हम साइन के साथ रखें तो 30 kg को कितना मूव करें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर राइज कर जाए। तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं पे, हम बोले सेंटर ऑफ मास को 1 सेंटीमीटर राइज कराना है तो इसको कितना मूव कराना पड़ेगा। चलो हम लोग मान लेते हैं ऊपर मूव करा रहे हैं, वाई है ना। अब देखो हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1 dr1 प्लस m2 dr2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो इसको +1 लिख लेता हूँ, ऊपर की तरफ माना है प्लस, ठीक है। रेज्ड मतलब ऊपर जाना, बढ़ जाना, चढ़ जाना, ठीक है। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, वो भाई साहब मूव किया कितना, +7 ऊपर गया, ये भी रेस्ट किया है। m2 इसको भी अपन मान लेते हैं प्लस में y मान लेते हैं, अगर हमने गलत माना तो नेगेटिव आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 बराबर 10 इंटू 7 बराबर m इंटू वाई। m की वैल्यू गिवन है भाई 30 इंटू वाई लिख देते हैं ना, 30 इंटू वाई, तो 30 इंटू वाई, तो ये वाला हो जाएगा -30, ये इधर जाएगा तो -30 इज इक्वल टू 30y, ठीक है बच्चों। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 सेंटीमीटर, मतलब इसको नीचे जाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। इन भाई साहब को 1 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहे पड़ेगा ताकि जो सेंटर ऑफ मास है मात्र 1 सेंटीमीटर खिसके। अब देखो कई बार नहीं खिसकने बोलता था तो हम इसको 0 कर देते थे, अब बोल रहा है खिसके तो 1 कर दिया, समझ आ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। अब इसमें ऊपर नीचे नहीं पूछा, पूछता तो बता देते कि नीचे जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ बोट। एक बोट है, उसके सेंटर पे एक लड़का खड़ा हुआ है। लो भाई लड़के खड़े हो जाओ। फ्री टू मूव ऑन वाटर, वाटर में मूव करने के लिए फ्री है बोट, मतलब इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। इफ द मासेस ऑफ बॉय एंड बोट और कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है और बोट का स्मॉल एम है, एंड बॉय मूव्स अ डिस्टेंस 1 मीटर फॉरवर्ड, देन मूवमेंट ऑफ बोट इज, अगर बॉय जो है 1 मीटर मूव करता है ऐसे मान लेते हैं, तो हमको बोल रहा है कि बोट कितना मूव करेगा। हमको पता है कि अगर आदमी आगे जाएगा तो बोट को पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, तो सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए बोट को पीछे जाना पड़ेगा। और जो 1 मीटर दिया है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड दिया रहता है, हमेशा याद रखना, वो बोर्ड के रिस्पेक्ट में मूव कर पाएगा ना। उस बेचारे को क्या पता कि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना जा रहा हूँ, तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो जब तक कुछ न दिया हो तब तक वही मानेंगे। तो ये 1 मीटर इधर गया तो बेसिकली, और बोर्ड x इधर गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास को तो रेस्ट पे रहना है, तो सेंटर ऑफ मास को तो रेस्ट पे रहना है। तो हमको ये पता है कि m1 dr1 है ना प्लस m2 dr2, और जितना भी सो ऑन है सबकी, जितने भी होंगे वो सबकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि ये dr(m) तो 0 होगा, नेट फोर्स 0 है तो ये सब जाकर के 0 हो जाएंगे, तो इस तरह से होगा। अब प्लस माइनस के साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, m1 dr1 बराबर m2 dr2 भी कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा स्पेसिफिक होना चाह रहा था थोड़ा अच्छे से। तो इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं, और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट 1 - x लिख रहा हूँ। अब आप लोग समझिए ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आदमी x मूव किया है, 1 मूव किया है, तो बोर्ड भी तो x मूव कर गया पीछे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी सिर्फ 1 - x आगे बढ़ पाया। अगर आदमी 1 इधर गया, बोर्ड x इधर गया, तो आदमी नेट इधर 1 - x ही तो गया, ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू स्मॉल m है और इसकी वैल्यू है x है ना, और इक्वल टू है 0। तो अब
यहाँ पर हम लोगों को एक माइनस लगाना पड़ेगा। सोचो यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि x नेगेटिव था, dr2 नेगेटिव है, dr2 पीछे की तरफ मूव हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल mx इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m प्लस कैपिटल mx। अब ये इधर चला जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा कैपिटल M इक्वल टू, देखो ये कैपिटल M और ये उधर जा करके x इंटू हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और ऐसा कोई ऑप्शन अगर है तो वो है छी। तो छी आने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, यहाँ पर एकदम चेचक हुआ, लड़के दो लड़के जिनको चेचक टाइप का हो गया है ना, देखो चुतुर 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 टाइप का ही है। और ये 2 मीटर है बोर्ड का डिस्टेंस, और ये लोग अपना पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट है ना, when they interchange their position the displacement of center of mass of the boat will be। अच्छा, ये 80 kg का है और ये कितने kg का है, ये 50 kg का है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते ढंग से। 2 पर्सन ए बी, एक 80 kg एक 50 kg रिस्पेक्टिवली आर स्टैंडिंग एट द पोजिशन एंड ऑफ अ बोट ऑफ मास 70 kg ऑफ लेंथ 2 मीटर एट रेस्ट। ठीक है, 2 मीटर के है और रेस्ट पे है। अच्छा, बोट का मास 70 kg है, ये भी दिया हुआ है ना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, when they interchange their position the displacement of center of mass of the boat। सिर्फ बोट का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पूरे सिस्टम का पूछता है तो मैं आंसर डी दे देता, सिर्फ बोट का पूछ रहा है कि बोट का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अपन ध्यान देंगे, यहाँ पर शब्दों पे ध्यान देंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट, सिर्फ बोट का पूछ रहा है ना अपने से, तो अपन क्या मान लेते हैं कि चलो ये बोट ऐसे पीछे जाएगा जब इन लोग अपना पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो अब हम लोग 0 इक्वल टू वही फॉर्मूला आएगा m1 dr1 प्लस m2 dr2। अब 3 चीजें हो गई इसमें, कैसे, ये आदमी और बोट प्लस m3 dr3 इक्वल टू 0 कर देंगे, इस तरह से करेंगे। अब देखो m1 मतलब इस वाले आदमी को लिख लेते हैं, तो ये वाला आदमी है 80 kg का। अब ये वाला आदमी यहाँ से पूरा यहाँ तक जा रहा है, तो नेट कितना चला, वो 2 माइनस x चला, क्योंकि बोट पीछे x गई है। इस वाले आदमी की बात करते हैं, ये वाला आदमी यहाँ से यहाँ आता है, तो इसको लगता है कि 2 चला, लेकिन बोट भी x चला है। तो यहाँ पर मैं टोटल में माइनस लगा दूंगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो मैं लिख दूंगा 50 इंटू, ये चला कितना, तो ये चला 2 प्लस x चला। अच्छा, और m3 बोर्ड जो है वो माइनस बोर्ड 70 इंटू एक्स चलेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16, हो जाएगा 8 दूनी 16, माइनस हो जाएगा 8x। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 7x इक्वल टू 0 है भैया, है ना। 0 आगे पीछे कर सकते, उधर था, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 16 में से 10 गया तो बचेगा 6, है ना। तो इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 5 13 7 20, तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 6 आ जाएगा ना, माइनस प्लस एडजस्ट करके। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/20। ये किस में, मीटर में, सेंटीमीटर में निकालने बोला तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 टाइम चला जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट गया है ना, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट गया है वो, क्योंकि 80 kg वाला आदमी भारी है ना। देखो ना, अगर अपना x की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है ओवरऑल, मतलब हमने जो माना है सही माना है, तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ मूव किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन 80 kg स्टैंडिंग ऑन द सेंटर ऑफ द फ्लैट बोर्ड। ये फ्लैट बोट है, इसके सेंटर पे एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और 80 kg का है, लो 80 kg है ना, और स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ फ्लैट बोर्ड एंड ही इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द शोर। मतलब यहाँ पर मान लो किनारा है पानी का, यहाँ पर मतलब यहाँ पे किनारा बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा हर जगह पानी भरा है। या लम डरा रे, या डरम डम डम डरा रे, हर जगह पानी भरा है, हर जगह पानी भरा है। तो ये शोर से 20 सेंटीमीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, सॉरी 20 मीटर दूर है। अब क्या हो रहा है, अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है फ्रॉम द शोर। ये 8 मीटर इसमें वॉक करता है, बोट में 8 मीटर वॉक करता है। सपोज ये 8 मीटर वॉक करता है, यहाँ तक आ जाता है बोट में, और फिर रुक जाता है।
द बोट वेक्स, ये बोट का वजन 200 किलो है, 200 किलो का बोट है अच्छा खासा, और बोट में 8 मीटर वॉक करता है। हाउ फार ही इज फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ द टाइम, जब वो यहाँ तक वॉक करके इस एंड तक चला जाएगा, मान लो या इस एंड तक 8 मीटर है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ से वॉक करके जब वो 8 मीटर तक चला जाएगा, तो एक्चुअली में वो कितना दूर होगा इस प्लेटफॉर्म से या इस शोर से, ये हमको बताना है, किनारे से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर वही करेंगे कि भाई इसमें नेट फोर्स तो जीरो, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो मैं ये निकालना चाहूंगा कि बॉय का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो बॉय, अगर हम ऐसा मान लेंगे बॉय अगर 8 मीटर इधर जाता है, तो जो प्लैंक है वो ये, जो बोट है वो x मीटर पीछे जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे, जीरो इक्वल टू, सबसे पहले बॉय का लिखते हैं, तो 80 इंटू 8 माइनस एक्स लिखूंगा, क्योंकि m1 dr1 में 8 माइनस एक्स, क्योंकि ये 8 आगे गया तो x पीछे भी तो गया प्लैंक, और माइनस में लिख दूंगा 200 इंटू एक्स, ये 200 और ये कितना गया है x गया है, और माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, ये जीरो और ये जीरो कट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 20x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 8 माइनस एक्स, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 16 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16/7, x की वैल्यू 16/7 आ गई, तो x की वैल्यू 16/7 आ गई। लेकिन आदमी x मूव किया क्या, x तो बोट मूव किया है, आदमी कितना मूव किया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 8 माइनस एक्स। तो हम देखते हैं आदमी ने कितना नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना नेट आगे ट्रेवल किया, तो वो 8 माइनस एक्स है, तो 8 माइनस 16/7, ठीक है, 8 सत्ते 56, तो 56 माइनस 16 डिवाइड बाई 7, तो हो जाएगा 40/7, इतना मूव किया है, इतना मूव किया है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40/7 मूव किया है आदमी। तो आदमी अगर 40/7 मूव किया है, अगर मान लो ये नेट जो है आदमी यहां से मान लो 40/7 मूव कर पाता है, क्योंकि बोर्ड भी पीछे जाता है, तो इसलिए मात्र 40/7 मूव कर पाता है। तो ये जो डिस्टेंस बचा हुआ वो कैसे निकलेगा, तो 20 माइनस 40/7 से निकलेगा, तो 20 माइनस 40/7, तो 7 दूनी 14, 140, तो 100/7 हो जाएगा ना, 100/7, और 7 दहम 70, और 7 चौक 28, 7 पंच 35, 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए मेरे ख्याल से, सी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, 100/7 सी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने को, अ मैन 80 kg अटेम्प्ट टू जंप फ्रॉम स्मॉल बोट ऑफ मास 40 kg ऑन टू द शोर, ही कैन जनरेट अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड बिटवीन हिम एंड बोट, हिज वेलोसिटी टूवर्ड द शोर इज। मतलब एक बोट है अपने पास ऐसा, इस बोट में एक आदमी बैठा है जो 6 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट कूदता है ना, बोट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे, इसका वजन 80 kg और बोट का वजन 40 kg है, 40 kg। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, हमको पता है अगर ये आगे भागेगा तो बोट पीछे भागेगा ऐसे वीबी से, तो हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, अगर इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो था पूरे सिस्टम का रेस्ट में, तो फाइनल भी जीरो होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा 80 इंटू ये 6 माइनस वीबी हो जाएगा इसका वेलोसिटी, रिलेटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी ना 6, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो अगर ये एक्चुअल में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, अगर मैं ऐसे बोलूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट अगर मैं बोलूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, इस तरीके से मैं वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना काफी, मतलब वेक्टर सम है, समझ लो वेक्टर सम है वीबी और वीएमबी का, तो ये वीएमबी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, और ये वीबी है। तो वेक्टर सम करेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री में, तो इस तरह से ही आएगा ना 6 माइनस वीबी। वो फील भी होता है, अगर ये 6 से जा रहा है और वीबी पीछे है जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उतना तो नहीं चल पाएगा, थोड़ा कम चलेगा, इसलिए घटाया, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो। प्लस 40 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस करना चाहिए क्योंकि वीबी पीछे है, तो ये नेट मोमेंटम पीछे हो जाएगा, तो -40 इंटू वीबी हो जाएगा। अब ये उधर चला जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा VB इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस वीबी। ये कैसे कर दिया, तो ये 2 से काट देना 40 को, 40 और 80 से, तो VB इक्वल टू आ गया 12 माइनस 2 VB,
तो ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3VB इक्वल टू 12, तो VB की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन अपने को VB निकालना है क्या? नहीं, अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है अपने को, विथ रिस्पेक्ट टू शोर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है। तो वो ये चीज़ है ना, वो ये चीज़ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना है? 6 माइनस VB है यहाँ पर, ठीक है। यही चीज़ निकालना था ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 6 माइनस 4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो बोट अगर 4 से पीछे जा रहा है ऑब्वियसली, तो आप समझ सकते हो कि दो से आदमी जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ द बोट ऑफ 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर का बोट है, चलो अच्छी बात है। ऐसे बोर्ड बना देता हूँ मैं सीधा सीधा, कितने देर तक शेप बनाएंगे। 9 मीटर का है, 400 kg, बाप रे 400 kg का मास है इसका। और ही रन्स टू द अदर एंड, यहाँ से वो रन करता है और अदर एंड तक रन करता है। द डिस्टेंस थ्रू विच सेंटर ऑफ मास द बॉय सिस्टम मूव्स। अच्छा, ये तो बेवकूफ़ बना हुआ प्रतियोगिता है। इसने क्या बोल दिया? लास्ट लाइन पढ़ो। द डिस्टेंस थ्रू विच सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट एंड बॉय सिस्टम मूव्स। दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा? यार नेट फोर्स लग नहीं रहा तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का मूव ही क्यों करेगा? दोनों का मिला के सिस्टम का बोल रहा है। अच्छा, बोट का सेंटर ऑफ मास बोलता है तो बोट का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन सिस्टम पे नेट फोर्स 0, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक kg का एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन में स्लाइड कर रहा है। हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका मास 3.2 kg है, और एक ब्लॉक है 1 kg का ब्लॉक है जो स्लाइड करता है, ऐसे स्लाइड, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे, है ना। विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है बीच में, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो और ये वाली चीज़ फिक्स्ड है बोल रहा है, ऐसा इन्होंने बताया है ना। तो हमको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सीलरेशन होगा उसका। तो मुझे पता है ये वाला भाई साहब जो है ना वो जी साइन थीटा से नीचे एक्सीलरेशन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो जी साइन थीटा से एक्सीलरेट होता है, पता है, क्योंकि ये जो एन है वो इसके ये एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को बराबर कर देता है। सिर्फ एम जी साइन थीटा बचता है, जिस कारण इसका एक्सीलरेशन जी साइन थीटा आता है। तो अपने को ए सी ओ एम का फॉर्मूला पता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसी तरफ ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये तो मूव नहीं कर रहा है। तो जो भी इसका डायरेक्शन होगा मूवमेंट का वही इसका होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू जी साइन 45, ये 45 डिग्री बोला है, तो जी बाई रूट टू, ये M1A1 होता है ना, प्लस M2 है 3.2, लेकिन A2 तो 0 है, डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं 1.3.2, 1 प्लस 3.2, तो जाएगा जी बाय रूट टू इंटू 4.2, ऐसा कुछ आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये 0.9 के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग देख लेना एक बार, नहीं 1.7 आ रहा है, ठीक है, देख लेना एक बार, जो भी मैं कैलकुलेशन नहीं किया अभी मैंने, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है बॉय ऑफ मास 40 kg जम्प्स ऑफ अ बोट विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जंप किया है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना मोमेंटम आदमी का होगा उतना मोमेंटम बोट का भी होगा, तभी तो शुरुआत में 0 था तो बाद में भी 0 होगा। तो इसका मोमेंटम 3 इंटू 40 है, तो इसका भी 120 ही होना चाहिए, लेकिन इसका माइनस में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गन, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज दिस मच, रेशियो ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। हमको पता है मोमेंटम तो 0 होना चाहिए टोटल सम, तो एक आगे मान लो बुलेट आगे जा रहा है, मान लो MB मास ऑफ बुलेट इंटू 600 है ना, और ये पीछे जाएगा गन, तो मास ऑफ गन इंटू 3, माइनस क्यों लगा समझ गए ना। तो हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ बुलेट माइनस मास ऑफ गन, और दोनों का रेशियो बताना है ना। सॉरी, रेशियो ऑफ मास ऑफ गन टू मास ऑफ बुलेट बताना है। तो मास ऑफ गन मास ऑफ बुलेट ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई MB आ जाएगा 600/3, मतलब 200, रेशियो 1। ठीक है भैया, सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, दोनों को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय राम जी की फिर मिलेंगे, चलो निकलो भाई साहब।